फोन होती थी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, पिछली क्लास में हम बात करते बायो इनऑर्गेनिक की। मैंने कहा था एक लेक्चर, लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, तो आज हमारा जो बायो इनऑर्गेनिक का होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पोर्शन हमारा बचा हुआ था? एक तो नाइट्रोजन फिक्शन की बात बची थी, फोटोसिंथेसिस, आयनोफोर, सोडियम पोटेशियम पंप, मेटल इन मेडिसिन और टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स। ये हमारा जो आज का लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्शंस। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्शन। गुड इवनिंग सभी को। देखो, एक बार ऑनलाइन हो जाओ फटाफट ताकि हम स्टार्ट कर सके, आगे बढ़े। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्शन। देखो, पिछली क्लास में हमने मेटल स्टोरेज, मेटल ट्रांसपोर्ट की बात कर ली थी, आयरन की बात की थी। तो आयरन का मैंने कहा था, आयरन का जो स्टोरेज करता है वो फेरिटीन प्रोटीन्स करते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो सिड्रोफोर और ट्रांसफेरिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कॉपर मेटल का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सेलुलर प्लाज्मिन करते हैं, और एक और काम करता है वो आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक और ध्यान रखना है आपको पॉइंट, कि अगर कॉपर की एक्सिस की वजह से एक विल्सन डिजीज हो जाती है, कॉपर की बात नोट कर लेना कि कॉपर की एक्सिस की वजह से विल्सन डिजीज हो जाती है। विल्सन डिजीज, कॉपर की अगर बॉडी के अंदर कॉपर की एक्सिस हो जाए तो विल्सन डिजीज हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है, विल्सन डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्शन। देखो, नाइट्रोजन फिक्शन होता क्या है? सबसे पहले बात करें किस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्शन। जैसे एनवायरमेंट बहुत सारी N2 गैस है। ठीक है, तो N2 की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास N2 को किसी के साथ भी रिएक्शन करनी है, या मैं ये कहूं N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, मुझे N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो अमोनिया में ये N2 अमोनिया में कब कन्वर्ट हो सकता है? जब मैं कहूंगा यहां से ये N ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक होगा, तभी यहां अमोनिया में कन्वर्जन पॉसिबल है, वरना पर कन्वर्जन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि ये अगर मेरे पास यहाँ है क्या, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एक नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये N2 मॉलिक्यूल अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ये N2 अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए एनवायरमेंट में 70-80% N2 गैस रहती है, कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि उसके N डबल बॉन्ड N के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या है, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी अगर किसी दूसरी स्पीशीज में कन्वर्जन करना है। तो यहां नाइट्रोजन फिक्शन किसको कहते हैं? इसी N2 मॉलिक्यूल को, जो आपका इनर्ट N2 मॉलिक्यूल है, इस N2 मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि जो N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी का ही नाम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्शन। तो हम क्या कहेंगे? द कन्वर्जन ऑफ N2 टू, या इनर्ट बोल सकते हैं इसको, IN, इनर्ट N2 को या इनटू अमोनिया। अब देखो, ये अपने आप तो होने वाला नहीं है कि N2 मॉलिक्यूल जो होगा हमारा वो अपने आप N2 मॉलिक्यूल अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किसी न किसी एनर्जी का सोर्स से हम क्या करेंगे, इस N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, और वो एनर्जी का सोर्स किसका होगा? बैक्टीरियाज के पास से। तो हम इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज, तो ये प्रोसेस, इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्शन कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्शन हमारा क्या होगा, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, तो किसी ना किसी के थ्रू तो होगा, एनर्जी का सोर्स चाहिए हमें। तो यहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो इस N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मली दो ही प्रोसेस होते हैं, एक तो नेचुरल प्रोसेस और एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो यहाँ जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्शन है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने के जो दो प्रोसेस होगा, वो दो टाइप के प्रोसेस होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और दूसरा कौन सा होगा, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, तो ये दो टाइप के प्रोसेस होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आप खूब पढ़ते हो रिएक्शंस, हेबर प्रोसेस जिसमें N2 + 3H2 मिलकर के अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, N2 + 3H2 मिलकर के किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर अमोनिया के अंदर 2NH3। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हेबर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस बोला जाता है। खूब पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, फिजिकल में पढ़ते हो। ठीक है, पर ये जो रिएक्शंस होती है नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर नहीं होती है। मैंने बताया कि N2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए सॉरी बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन से पॉसिबल होती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी जाती है। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर रिएक्शन होती है। और दूसरी चीज यहाँ क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है, ये जो कन्वर्जन है इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो ये क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट N2 मॉलिक्यूल को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस नेचुरल प्रोसेस में होता क्या है, डायरेक्ट N2 मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये अपने आप तो होगा नहीं, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, मैंने कहा बैक्टीरियाज की प्रेजेंस, क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो एनर्जी का सोर्स रखता है। तो यहाँ किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में फॉर एग्जांपल राइजोबियम हो गया, राइजोबियम होगा, ब्लू ग्रीन अलेग हो गया, ब्लू ग्रीन अलेग हो गया। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक तो नेचुरल प्रोसेस और एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, अगर किसी को बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाई एक बार मैसेज कर देना, बीच बीच में चेक करता रहता हूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मैंने कहा ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, बैक्टीरियाज के पास प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया राइजोबियम या ब्लू ग्रीन अलेग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो दो प्रोसेस होते हैं उनके, एक तो होता है मेटलोप्रोटीन्स। तो मैं कहूंगा यहां नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है consist of two process या two metalloprotein। टू मेटलोप्रोटीन्स। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, मेटल आयरन प्रोटीन, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, मेटल आयरन प्रोटीन। मेटल आयरन प्रोटीन, दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, मेटल आयरन। ये एम क्या है, यहाँ मेटल है, तो जो यहाँ एम क्या क्या हो सकता है, या तो कोबाल्ट हो सकता, सॉरी मोलिब्लेडिनम हो सकता है। ठीक है, या वेनेडियम हो सकता है, मोलिब्लेडिनम या वेनेडियम। जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो होता है मोलिब्लेडिनम। ठीक है, अगर मान लो मोलिब्लेडिनम नहीं देता है तो आपके कौन सा मिलेगा, वेनेडियम गिवन होगा। यहाँ जो Fe आयरन जो प्रोटीन है, आयरन प्रोटीन, इसमें दो Fe4S4 यूनिट होती है। दो यूनिट किसकी होती है, Fe4S4 की यूनिट होती है।
ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, क्या क्या मतलब नेट या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जा चुका है नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था कि नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन बना बना करके दो मेटल लिख रखे थे। तो उनमें से एक ऑप्शन ये भी था कि मॉलिब्डेनम और आयरन लिख रखा था, मॉलिब्डेनम आयरन लिख दिया, जैसे कॉपर आयरन लिख दिया, इस टाइप से जिंक आयरन लिख दिया, या निकल कॉपर लिख दिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन बना दिए और कहा कि बताओ नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ 2 प्रोसेस होते हैं, तो आयरन प्रोटीन और दूसरा मेटल आयरन प्रोटीन। तो यहाँ मेटल आयरन एक तो मॉलिब्डेनम भी है और दूसरा आयरन भी है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है, ये आपका नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरे पास जो प्रोसेस चल रहे हैं, यहां मैंने कहा जो आयरन प्रोटीन होते हैं ये इसमें कौन सी होती है, Fe4S4 यूनिट होती है, 2 Fe4S4 यूनिट। तो यहाँ जो Fe4S4 कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो मैंने आयरन सल्फर प्रोटीन में पढ़ाया था वही चीज है ये सिंपली। बस इसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, मेटल। मेटल कौन सा होता है, मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम जो होती है इसकी एक्टिव साइट भी होती है। एक्टिव साइट का मतलब क्या हुआ, मैंने एक्टिव साइट का मतलब मैंने कहा था कि जो भी यहाँ N2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में कन्वर्ट करना है। तो N2 को अगर अमोनिया में कन्वर्जन करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होगा, तो यहाँ कौन होता है, मॉलिब्डेनम। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर एक्टिव साइट कौन होता है, मॉलिब्डेनम। ये भी क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा जा चुका है और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे कन्वर्जन हुआ होगा कि अमोनिया जो है वो कैसे कन्वर्ट ना, N2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसे अमोनिया में कन्वर्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले यहां होता क्या है, मॉलिब्डेनम के साथ आपका जो N2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और बाइंड होकर के यहां से फिर क्या आते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो आकर के एक एक प्रोटॉन यहां बढ़ जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो क्या बन जाएगा, मॉलिब्डेनम NH डबल बॉन्ड NH, एक एक प्रोटॉन, एक नाइट्रोजन पीस प्रोटॉन चला जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन दूसरा प्रोटॉन आ जाएगा। अब फिर वापिस क्या आता है, यहां से 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां से एक प्रोटॉन फिर ना इस नाइट्रोजन चला जाएगा, दूसरा प्रोटॉन इस नाइट्रोजन। तो यहां बन क्या जाएगा, मॉलिब्डेनम NH2 NH2। ठीक है, उसके बाद वापिस फिर यहां से मेरे पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और क्या बन जाएगा यहां से, मॉलिब्डेनम प्लस 2NH3 हो जाएगा। तो आपका यहां से देखो ये मेरा N2 मॉलिक्यूल था जो मॉलिब्डेनम के साथ बाइंड हुआ और कहां तक पहुंचा दिया आपको, अमोनिया तक। कहां पहुंचा दिया, अमोनिया में। तो यहां देखो सबसे पहला जो ये हमारी क्या होती है, मॉलिब्डेनम, ये इसकी एक्टिव साइट होती है। ये क्या होती है भाई, इसकी एक्टिव साइट होती है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मैं यहां से नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास पूछ सकता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या थे आपके पास, ध्यान रखना है, मॉलिब्डेनम और आयरन। अगर मॉलिब्डेनम नहीं देता है तो मैंने कहा इसकी जगह आपको वेनेडियम गिवन होगा, इसकी जगह क्या गिवन होगा, वेनेडियम। ठीक है, दूसरी चीज यहां क्या पूछी थी कि यहां मेरे पास इसकी एक्टिव साइट कौन सी है, नाइट्रोजनेज एंजाइम या नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर। तो एक्टिव साइट कौन सी होगी, यहां मॉलिब्डेनम मेटल जो होता है ये इसकी एक्टिव साइट होगी। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें कहा था कि बताओ कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इन नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर। तो यहां से अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करूं कि ओवरऑल रिएक्शन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो यहां से सबसे पहले मैंने कहा N2 मॉलिक्यूल होगा आपका, और यहां 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, प्लस आपके पास यहां एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए। और जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है एटीपेज मॉलिक्यूल, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है एटीपी, ये एनर्जी का सोर्स होता है। जो एटीपी होता है आपका, ये क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये एटीपी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2NH3 के अंदर, प्लस यहां से देखो क्या बन जाती है, अमोनिया गैस निकलती है, प्लस उसके साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकल जाते हैं यहां से 16 ADP मॉलिक्यूल प्लस 16 PI। इस PI क्या है आपका, मोनोफॉस्फेट भी बोला जाता है।
देखो यहां मैंने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टीपी का मतलब यहाँ क्या है, ट्राइफॉस्फेट। जब ये एनर्जी दे देता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक मोनोफॉस्फेट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइफॉस्फेट जो होता है यही क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो यहां से जैसे इसमें कन्वर्ट होता है तो ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका एक मोनोफॉस्फेट ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये 16 एटीपी जो थे वो 16 एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस क्या हो गए 16 पीआई मोनोफॉस्फेट। पीआई का मतलब क्या है यहाँ, मोनोफॉस्फेट। ये सोर्स किसका होता है, एनर्जी का होता है। आप कहोगे सर यहाँ से N2 का जो कन्वर्जन था इसमें तो यहाँ 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो देखो भाई यहाँ जो आपका H2 गैस निकल है उसमें भी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ कन्वर्जन के लिए 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जरूरत होती है। 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, 2 बार पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी से ही। ठीक है, हो सकता है इस बार आपको ये एटीपी पूछ ले, कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर। तो यहां ध्यान रखना है 16 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं जो क्या है, एनर्जी का सोर्स रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था नाइट्रोजन फिक्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहें या फोटोसिस्टम बोल दिया जाए या कार्बन फिक्शन, एक ही बात है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम या कार्बन फिक्शन एक ही बात है। देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हम कह रहे हैं सर ओवरऑल रिएक्शन में मोलिब्डेनम शो नहीं करेंगे क्या। अरे शिवम भाई मोलिब्डेनम तो उसका काम कर रहा है उसको कन्वर्जन के लिए, वो तो आपका नाइट्रोजन फिक्शन के लिए एंजाइम यूज किया है जिसके साथ आपके पास जो भी है यहाँ नाइट्रोजनेज जो एंजाइम था वो यूज किया है, तो वो तो एज इट इज सेम रहेगा वहां प्रोसेस पे, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है वो। ठीक है, उसी का ही तो एनर्जी का सोर्स आया है नाइट्रोजनेज एंजाइम से ही तो। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा थोड़ी डालते सीएम, तो ये वहीं से आया है। वो मैंने कहा देखो यहाँ जो रिएक्शन है ये इसकी मैकेनिज्म कहलाती है। अगर तुमसे कह दिया जाता कितने इंटरमीडिएट बनेंगे तो 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, तो ये इंटरमीडिएट और एक ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट आपका ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले ये मोलिब्डेनम के साथ बाइंड है। ठीक है, तो यहां हम इसको सेम जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे सेम यही होगा, पर इसमें मोलिब्डेनम इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास, ये नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यही तो दिखाया गया यहां से मैंने कहा क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुई है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी। तो इसको यहां से इसमें कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही है जो एटीपीज मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है शिवम, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट हमारा होगा फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस मैंने कहा या फोटोसिस्टम कहें या इसे क्या कह सकते हैं, कार्बन फिक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या चीजें होती है फोटोसिंथेसिस में, आप सब लोग जानते हैं इसमें फूड का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, फूड का। ये किस में होता है, किस में फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो कहाँ यूज होता है, यूज इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसका यूज होता है। कहा क्या काम करते हैं, यहाँ सिंथेसिस करते हैं फूड का। तो यहां क्या करेंगे, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस से हम क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस। अब यहाँ फूड का मतलब क्या है, ग्लूकोज। फूड से मतलब क्या है, ग्लूकोज। C6H12O6 होता है, यही तो हमारा होता है फूड, इसी का तो सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का। तो यहाँ देखो ये जो कार्बन का, अब क्या क्या चीजें यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। दूसरा यहाँ फूड का सिंथेसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो कार्बन का सोर्स होता है ये आता है एटमॉस्फेरिक CO2 से आता है, और ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन आते हैं ये आते हैं आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का सोर्स है। H2O मॉलिक्यूल के सोर्स से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, और कार्बन के सोर्स से क्या आते हैं, एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 आता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां कैसे फूड का सिंथेसिस हुआ होगा, तो देखो एक तो किसके सोर्स आ रहा है, CO2 का सोर्स चाहिए, और दूसरा वाटर। इसका मतलब CO2 और वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमें
फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो यहां से हम कहेंगे भाई एक तो यहाँ CO2 मॉलिक्यूल चाहिएगा प्लस यहाँ क्या चाहिएगा वाटर मॉलिक्यूल, और उससे मिलकर के क्या बन जाएगा फूड का सिंथेसिस हो जाता है C6H12O6 प्लस यहाँ O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे भाई यहाँ 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, तो 6 कार्बन होंगे तो यहाँ पर भी 6 कार्बन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 12वां हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 12वां हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का सोर्स कहां से आ रहा है वाटर से आ रहा है, तो यहाँ 12 है तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब देखो यहाँ रिएक्शन, इसका मतलब ये जो कार्बन आ रहा है ये तो कहां से आ रहा है CO2 के सोर्स से, और जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं ये भी किससे आ रहे हैं H2O के सोर्स से। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 6 कार्बन ये CO2 का ही है, यहाँ 12वां हाइड्रोजन, ये 12वां हाइड्रोजन भी कहां से है वाटर से है, बिल्कुल सही है। ये जो 6 हाइड्रोजन ये भी यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो ये 6 ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं वाटर से। तो इसका मतलब ये जो आपके पास O2 बचा होगा यहाँ कितने हैं 6 और 12 हो गया, तो यहाँ 6 आपके पास O2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि ये जो O2 मॉलिक्यूल कहां से आना चाहिए CO2 मॉलिक्यूल से, पर एक्चुअल में जो यहाँ देखो रिएक्शन बैलेंस करते हैं तब हमें यहाँ से क्या लगता है कि ये जो O2 मॉलिक्यूल है ये CO2 से आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये जो O2 भी देखा गया है ये भी H2O मॉलिक्यूल से ही देखा गया है। इस चीज को कौन बताया एक्सप्लेन किया था, इसके जो 2 साइंटिस्ट थे बोर्निल और रॉबिन हिल, उन दोनों ने एक्सप्लेन किया, उन दोनों ने बोर्निल एंड रॉबिन हिल, इन दोनों साइंटिस्टों ने कहा कि जो आपके पास यहाँ 6 CO2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं बिल्कुल सही है, पर यहाँ 6 H2O मॉलिक्यूल यूज ना होकर के 12 H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं 12। इन दोनों ने क्या कहा कि यहाँ हमें जो रिएक्शन जब बैलेंस किया तो हमें लगा कि ये जो O2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, जो हम क्या करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो हम कहते हैं भाई डाइऑक्सीजन गैस से क्या करते हैं रिलीज करते हैं, और हम क्या करते हैं उसको डाइऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते ले लेते हैं उसको, तो यहां से वही O2 मॉलिक्यूल होता है, यही O2 मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ से आपको यहाँ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं रिलीज करते हैं O2 मॉलिक्यूल, और ये कहां से आती है H2O मॉलिक्यूल से आते हैं। इस चीज को कौन एक्सप्लेन किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया बोर्निल एंड रॉबिन हिल ने। इन्होंने कहा कि आपके पास 6 CO2 मॉलिक्यूल जो होते हैं बिल्कुल सही है, पर यहाँ 6 H2O मॉलिक्यूल यूज नहीं होते हैं, यहाँ एक्चुअल में 12 H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और यहां से आपके पास क्या बन जाता है C6H12O6 बन जाता है, प्लस यहां 6 O2 मॉलिक्यूल बन जाता है, और 6 यहां पर H2O मॉलिक्यूल, मतलब कि जो आपने 12 H2O मॉलिक्यूल यूज हुए थे वो वापिस 6 H2O मॉलिक्यूल रीसिंथेसाइज हो जाते हैं। तब रिएक्शन में देखकर कैसा लगता है कि एक्चुअल में यहाँ यूज कितने हो रहे हैं 6 ही हो रहे हैं, पर यहाँ एक्चुअल कहानी क्या होती है 12 H2O मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाद में 6 H2O मॉलिक्यूल रीसिंथेसाइज हो जाते हैं, 6 H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं रीसिंथेसाइज होता है। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहां से हम कहेंगे भाई यहां से हमारे पास CO2 का तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ कार्बन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और H2O में यहाँ ऑक्सीजन की यहाँ कितनी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, यहां पर ऑक्सीजन की कितनी है 0 ऑक्सीडेशन, तो -2 से जब 0 जा रहा है तो यहां क्या हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि आपकी ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या होगी, दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरी यहां जो लाइट की प्रेजेंस में मैंने कहा रिएक्शन हो रही है, तो ये एक रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो यहां रिएक्शन जो होगी दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखो सनलाइट जो होती है उससे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट को किस में यूज करता है ये रिएक्शन करने के लिए, तो इसका मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो हम यहां क्या कहेंगे कि लाइट एनर्जी जो होगी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी
कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी जो होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे यहां और क्या हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहां रिडक्शन ऑफ CO2 टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है सॉरी, और H2O का यहां क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहां रिडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा यहां H2O। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। क्या होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहां कितने CO2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 6 CO2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 12 H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे, 6 तो CO2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और 12 H2O मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो हम यहां क्या कहेंगे भाई, 6 CO2 and 12 H2O molecule used in the photosynthesis process। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कितने CO2, 6 तो CO2 और 12 क्या कहेंगे H2O मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी जो मैंने बातें लिखी है सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको कहेगा कि बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ में मेरे पास ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ अगर हम बात करें इसी में ही, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल रिंग प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल होती है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रिंग होती है और इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है, क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्लोरीन रिंग। अभी तक जो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, देखो एक क्लोरोफिल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, यही क्लोरोफिल क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैंने कहा ये जो CO2 कहां से आती है, सनलाइट से, एटमॉस्फेरिक CO2 से आती है, तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है, यही क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और आपके पास यहां जो इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होता है, जो कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां अभी तक जो हमने रिंग पढ़ी थी वो दो टाइप की रिंग तो पढ़ चुके थे, कौन कौन सी थी, तो पोरफायरिन रिंग थी और दूसरी कौन सी थी भाई, सर नाइट्रोजनेज एंजाइम की स्ट्रक्चर आगे पढ़ाओगे क्या मनोज, बोर्निल एंड रोबिनिल, बोर्निल मनोज, बोर्निल है और रोबिनिल। ठीक है, बोर्निल है, बोर्न BORN, ठीक है, और रोबिन हिल। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। नाइट्रोजनेज एंजाइम की भाई स्ट्रक्चर क्या होती है, 4 Fe4S4 बना दे, देख ये होती है, ये Fe4S4 की स्ट्रक्चर मैंने बनाए रखी है। उसमें जो आपके पास ये मान ले एक आयरन है, दूसरा आयरन ये है, Fe4S4 की मैंने बनवा रखी है, दोनों मान ले Fe4S4 की स्ट्रक्चर है और उनके बीच में मोलिब्लेटम जोड़ दिए बस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ बीच में मोलिब्लेटम जुड़ा रहता है, दोनों स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, देख लेना है नेट पे लिखी हुई स्ट्रक्चर अच्छे से। ठीक है भाई, कौन, संजीव। ठीक है संजीव, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ी पूछता है एग्जाम में, तो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बातें बता दी थी। फिर भी मैंने बता दिया कि 2 Fe4 स्ट्रक्चर होंगी और उनके दोनों किससे कनेक्ट होंगी मोलिब्लेटम से कनेक्ट होगी। ठीक है संजीव, और
बिल्कुल डिटेल से देख लेना, एक बार नेट पे लिख देना कि ना स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो आपके पास ऐसे ही दो Fe4S4 कनेक्ट रहेंगी और बीच में मोलिब्लेंड जुड़ा रहेगा, और यहाँ मोलिब्लेंड के आकर के यहाँ N2 मॉलिक्यूल आकर के बाइंड होता है, ठीक है। फिर यहाँ मेरे पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर यहाँ से सब क्या बनता है, उसके बाद यहाँ से मोलिब्लेंड जुड़ा रहेगा, यहाँ NH डबल बॉन्ड NH आता है, ठीक है। उसके बाद वापिस 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहाँ मेरे पास क्या बन जाता है, ये जो मोलिब्लेंडम होगा, ये जो मोलिब्लेंड होगी, यहाँ NH2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और आपका ये जो Fe4S4 रहेगा और मोलिब्लेंड आपस में नाइट्रोजनेज एंजाइम जो रहेंगे, ये कनेक्ट रहेगा। इसे क्या कहा जाएगा, मेटल आयरन प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है भाई। हाँ, कहाँ थे हम भाई, हाँ ये पॉइंट्स मैंने कहा आपको ध्यान रखने हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है, यही एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है, क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होती है। जो ये क्लोरीन रिंग होते हैं, इस बार कई बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ मैंने कहा 2 टाइप की हमने रिंग पढ़ चुके हैं, 2 टाइप की रिंग हमने पढ़ चुकी, कौन कौन सी, एक तो पोरफायरिन और दूसरी क्लोरीन रिंग, ना कोरिन रिंग, सॉरी, कोरिन और पोरफायरिन, ठीक है। कोरिन किस में पढ़ा था, विटामिन B12 के अंदर, और पोरफायरिन किस में पढ़ा था हमने, हेम ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब हम तीसरी रिंग पढ़ रहे हैं, कौन सी, क्लोरीन रिंग। तो देखो क्लोरीन रिंग क्या होती है, क्लोरीन रिंग जैसे आपके पास सेम पोरफायरिन जैसे ही रिंग होती है, कि आपके पोरफायरिन में क्या था, 4 तो पायरोल रिंग थी, तो यहां पर भी भाई क्या होती है, 4 पायरोल रिंग होती है, 4 यहां पर भी क्या होती है, पायरोल रिंग होती है, ठीक है। और वहां पीछे कितने होते हैं, 4 ब्रिज कार्बन होते हैं, यहां पर भी 4 ब्रिज कार्बन होते हैं, तो मैंने 4 ब्रिज। वहां बताओ पोरफायरिन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 11 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर कितने होते हैं, 10 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन के अंदर क्या होते हैं, 10 डबल बॉन्ड, 10 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन के अंदर। वहां पोरफायरिन के अंदर 11 डबल बॉन्ड्स थे, क्लोरीन के अंदर क्या होते हैं, 10 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 10 डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड बस यहां कम होता है क्लोरीन के अंदर, भाई यही डिफरेंस होता है भाई। ये आपके पास इस स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, क्लोरीन रिंग कहा जाता है। क्लोरीन रिंग, ठीक है। अब देखो यहां से आपके पास और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कि यहाँ मैग्नीशियम, जैसे हमेशा आपके पास हेम ग्रुप होता है, तो उसमें कौन सा मेटल आयन होता था, मैग्नीशियम, वहां क्या होता था, आयरन मेटल। तो यहाँ क्लोरीन रिंग के अंदर कौन सा मेटल बाइंड रहता है, मैग्नीशियम मेटल बाइंड रहता है, मैग्नीशियम। और इस क्लोरीन की जो रिंग होती है, इसके साथ एक और 5 मेंबर की रिंग बाइंड रहती है। ये आपके पास एक 5 मेंबर की रिंग यहाँ बाइंड होती है, और आपके पास ये साइक्लिक कीटोन बनाया हुआ होता है, कुछ इस टाइप की होती है आपके पास। ये तो होती है, बस एक एक्स्ट्रा 5 मेंबर की रिंग और होती है इस क्लोरीन रिंग के पास, ठीक है। और यहाँ कौन सा मेटल बाइंड होता है, मैग्नीशियम मेटल बाइंड होता है, मैग्नीशियम +2। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मान लो मैग्नीशियम नहीं गिवन है, तो उसकी जगह आपको मैग्नीज +2 होगा, मतलब इसका रिप्लेसेबल कौन है, मैग्नीशियम का, वो मैग्नीज होगा। तो या तो मैग्नीशियम देगा एग्जाम के अंदर, या मैग्नीज +2 एग्जाम के अंदर लिखेगा, ठीक है। अब देखो यहां आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए कि बताओ यहां लेस सिमेट्रिकल और लेस, यहां ये मैं कहूं कि मोर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ क्लोरीन रिंग की बात कर रहा हूं, पोरफायरिन रिंग की बात कर रहा हूं, और कोरिन रिंग। अगर इन तीनों रिंग में कहा जाए कि मोर यहाँ कॉन्जुगेटेड रिंग कौन होगी, तो हम कहेंगे भाई जिसके पास भी डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो क्या होगी, मोर कॉन्जुगेटेड होगी और मोर सिमेट्रिकल होगी। तो यहां सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड और सिमेट्रिकल कौन सी होगी, पोरफायरिन रिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, 11 डबल बॉन्ड्स है। उसके बाद कौन होगी, क्लोरीन रिंग होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, 10 डबल बॉन्ड्स है। सबसे लीस्ट जो होगी वो कौन सी होगी, कोरिन रिंग होगी, वो क्योंकि वहां 6 डबल बॉन्ड है। ये क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में। मैंने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन। ये पूछा गया था नेट के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है, 4 मार्क्स में पूछा था। तो सबसे ज्यादा यहाँ ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन किसका होगा, पोरफायरिन रिंग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ 11 डबल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद क्लोरीन रिंग का, क्योंकि यहाँ 10 डबल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद सबसे लिस्ट कौन सी हो जाएगी, कोरीन रिंग हो जाएगी, कोरीन रिंग हो जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन होगा जो नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, और क्या क्या चीजें आपसे ये कह सकता है कि यहाँ मेरे पास क्लोरीन रिंग के साथ जब कोई मेटल बाइंड होता है तो उसके अंदर कितनी 5 मेंबर की रिंग बनती है और कितनी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो हम कहेंगे ये हमारे पास 5 मेंबर होगी, क्योंकि ये क्लोरीन की स्ट्रक्चर है और इसके साथ मेटल बाइंड हो चुका है। तो यहाँ टोटल कितनी 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितनी 6 मेंबर की। तो हम कहेंगे ये 5 की, ये आपकी 6 मेंबर की, ये 5 मेंबर की रिंग होगी, ये 6 मेंबर की, ये 5 मेंबर की, ये 6 मेंबर ना सॉरी 5 मेंबर की, ये 6 मेंबर की, ये 5 मेंबर की, ये भी 6 मेंबर की। तो यहां आप देखोगे तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है और 4 6 मेंबर रिंग का यहां फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम यहां से क्या कहेंगे, आपके पास 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां क्या होंगी 4 क्या होंगी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। 5 तो 5 मेंबर रिंग बन रही है और 4 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपके पास कि यहाँ कितनी 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितनी 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम +2 मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर क्लोरोफिल में कौन सी मेटल यूज होती है भाई, क्लोरोफिल यहाँ क्लोरोफिल ये नहीं होती, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरीन रिंग होती है, उसके अंदर होता है मैग्नीशियम +2। ये क्लोरीन रिंग है, क्लोरोफिल नहीं है। ये क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही मिलता है। तो उस क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होती है, क्लोरीन रिंग होती है, जो क्या करती है, और उसके अंदर मैग्नीशियम +2 मेटल होता है और उसका रिप्लेसेबल। अगर मान लो एग्जाम में मैग्नीशियम +2 नहीं लिखा ऑप्शन के अंदर, तो आपको क्या गिवन होगा, मैग्नीज +2 होगा। ठीक है, मैग्नीज +2। मैग्नीज +2। ठीक है, अरे मनोज मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रिप्लेसेबल है। यहां अगर मैग्नीशियम बाइंड नहीं होता है तो मैग्नीज आएगा इसकी जगह। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर दोनों देता है तो तुझे मैग्नीशियम पे टिक करके आना है, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, शिवम क्या कह रहा है, कोरीन रिंग, क्या कोरीन रिंग नहीं है भाई, क्लोरीन रिंग है। ये देख सामने लिखा हुआ है क्लोरीन। कोरीन तो विटामिन B12 के अंदर पड़ा था, ये क्या है, क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन रिंग होती है। तीसरी रिंग है, तीसरा रिंग है ये। ठीक है, तीसरी रिंग है क्लोरीन रिंग। ठीक है मनोज, देखो कोमल यहाँ 5 मेंबर और 6 मेंबर रिपीट कर दो। आपसे क्या कहेगा, जैसे मैंने कहा हेम ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि कितने 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितने 6 मेंबर की रिंग रहेंगी। यहां से आपसे कहेगा जब कोई क्लोरीन रिंग के साथ कोई मेटल बाइंड करता है तो उस क्लोरीन रिंग के अंदर कितनी 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितनी 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहां से रिंग काउंट करो। देखो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपके पास जैसे बेंजीन हो गया कॉलम। ठीक है कोमल, तो बेंजीन हो गया, तो आपके पास ये कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की। आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन तो 6 मेंबर की बन गई। ऐसे यहां पर भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर की रिंग है। ये कितने की है, 1 2 3 4 5 मेंबर की है। ये भी कितने की है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की। ये कितने की है, 1 2 3 4 5, ये 5। ऐसे काउंट करना है। तो यहाँ टोटल कितनी 5 मेंबर की बनी, 5 तो 5 मेंबर की रिंग बनी है, और यहाँ 4 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है कोमल, तो ये आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मैग्नीशियम की बात पूछी जा चुकी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से और इतना कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीजें ध्यान रखनी है सारी बातें। ठीक है, तो ये हमारा था फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा है, यहां सोडियम पोटेशियम पंप।
वो कौन सा होगा? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो सोडियम पोटेशियम पंप की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है? आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है? आयंस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ठीक है। किसके अंदर होता है? इन बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन्स। बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है किसका? आयंस का होता है इन बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन्स। बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है अभी मैं बता देता हूं उसको, ठीक है। यहां क्या होता है? दूसरी पॉइंट क्या ध्यान रखना आपके पास कि यहां जो ये प्रोसेस होता है आयंस का ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। तो यहां क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट प्रोसेस होता है। अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है इसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है भाई। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट का मतलब क्या है, यहां ध्यान समझना है। जैसे मान लो आपके पास दो पानी की टंकी है, ये दो पानी की टंकी है, ठीक है। और ये दोनों टंकी जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये ठीक है। जैसे ये दो पानी की टंकी है और ये दोनों टंकियां जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहां आपका नल खोल दिया आपने, जो जिससे क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ये यहां से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहां से ये टंकी जो होगी ये फुल फिल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और जैसे यहां इसका लेवल पहुंचेगा पानी का, तो यहां से पानी निकल करके यहां आना स्टार्ट हो जाएगी, इस टंकी में आना स्टार्ट होगा। और ये लेवल तब तक यहां से पानी आता रहेगा इधर, जब तक कि यहां इन दोनों टंकी का लेवल जो होगा पानी का वो इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहां से फ्लो हुआ है पानी का, वो हमारे पास हम कहेंगे यहां हमारा हाई वाटर है या हाई है, और यहां क्या है? लो। तो यहां जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हाई टू लो। तो ये हमारा जो प्रोसेस हुआ है कि ये क्या ये अपने आप हुआ है? बिल्कुल अपने आप हुआ है कि जैसे आपका टंकी का लेवल यहां आया तो ये पानी इस टंकी में आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो फ्लो हुआ है ये हाई टू लो हुआ है, तो ये अपने आप हो रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहां से ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहां, तो इसे क्या कहेंगे? इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि उसके अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अगर यहां मैं कहूं कि मेरे पास अगेंस्ट की बात आ रही, अगेंस्ट का मतलब अपने आप नहीं होगा, उसको करवाया जाएगा। तो अगेंस्ट कैसे होगा? लो से हाई जाना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना क्या कहलाएगा? अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब यहां जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन फ्लो होगा। तो यहां क्या होगा? यहां हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। कैसे होगा भाई? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहां क्या होंगे? 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है एंड 2 पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है इन दी सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होगा? 3 तो सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा और 2 पोटेशियम आयन मिलकर क्या कर रहे होंगे? यहां से सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे। इन्वॉल्व, ये क्या है? इन्वॉल्व इन दी सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहली आती है बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन्स। तो देखो बाई लेयर जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ये एक्चुअल में लिपिड्स की होती है। और लिपिड्स जब आपने पढ़ा होगा कभी
बीएससी में पढ़ा होगा, एमएससी में पढ़ा होगा, कहीं पर भी लिपिड्स अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन पोलर पार्ट होता है और एक होता है पोलर पार्ट है। जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो दूसरी लिपिड्स की बाइलेयर के साथ नॉन पोलर इंटरेक्शन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं, तो उनकी एक लेयर बन जाएगी। और उसी लिपिड्स के अंदर क्या होता है, एक पोलर पार्ट भी होता है, जो पोलर पार्ट इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो यहां जो आपके पास बाइलेयर बनेगी वो एक तो नॉन पोलर पार्ट के इंटरेक्शन से बनेगी जिसे आप क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और दूसरा पोलर पार्ट के इंटरेक्शन से बनेगी जिसे आप क्या कहोगे हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, तो यहाँ एक लेयर हाइड्रोफोबिक और दूसरी लेयर किसकी होगी, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से दो लेयर बन जाती है लिपिड से। तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, मतलब एक यहाँ इस टाइप से होगी और दूसरी रिंग इस टाइप से होगी। अब देखो यहां जो ट्रांसपोर्ट होगा हम कहेंगे इस सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड क्या हो रहा है, आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहेंगे कितने आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे 3 आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, 3 तो सोडियम आयंस का और 2 पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा, हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि यहाँ 3 सोडियम आयन जो होते हैं वो तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाते हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आते हैं, और 2 पोटेशियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। 2 पोटेशियम आयंस क्या होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और 3 सोडियम आयंस होंगे वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होंगे। तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो यहां से अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शंस की, तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां से हम कहेंगे 3 सोडियम आयंस इनसाइड से सेल मेम्ब्रेन्स के इनसाइड से आउटसाइड में जाएंगे, और 2 पोटेशियम आयंस आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे। 2 पोटेशियम आउटसाइड से इनसाइड जा रहे होंगे। प्लस अब देखो ये अपने आप, मैंने कहा ये प्रोसेस जो होगा ये अपने आप प्रोसेस नहीं होगा, ये क्या होगा प्रोसेस में, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नहीं, तो यहां लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा, और लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन जाता है तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी का सोर्स मैंने नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर बताया था कि जो एटीपेज एनर्जी होती है वो क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो यहां क्या होता है, एटीपी जो होगा वो एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा। प्लस यहां से आयन जो होते हैं वो हवा में तो ट्रांसपोर्ट होते नहीं, तो उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिएगा। तो यहां सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन हो जाता है, वाटर, ठीक है। और यहां होता क्या है, अब 3 सोडियम आयन कहां से कहां गए, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आ जाएंगे, ये ओईटी लिख दिया। यहाँ 2 पोटेशियम आयन जो लिखे हैं वो हम क्या कहेंगे, यहाँ इनसाइड आउटसाइड से कहां गए, इनसाइड आ गए। प्लस यहाँ हमारे पास एटीपी एनर्जी देने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी प्लस पीआई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अगर तुमसे कह दिया जाए बताओ सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर यहाँ पोटेशियम की कंसंट्रेशन बताओ लो होगी या हाई होगी, हमें पता है पोटेशियम जो होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होगा सेल मेम्ब्रेन्स के। तो हम कहेंगे बाहर जो होगी वो कंसंट्रेशन पोटेशियम की तो लो होगी, क्योंकि यहाँ लो से हाई फ्लो होता है, तो बाहर से अंदर जाएगा, और अंदर इसकी कंसंट्रेशन पोटेशियम की क्या होगी, वही हाई कंसंट्रेशन होगी। ऐसे ही सोडियम की अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन्स के इनसाइड के अंदर बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे इनसाइड में यहाँ कंसंट्रेशन जो होगी वो लो कंसंट्रेशन होगी, और आउटसाइड में अगर कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ हाई कंसंट्रेशन होगी। क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है सोडियम पोटेशियम पंप से रिलेटेड। अब देखो इसी में ही होता है आइनोफोर। फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड में कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं सर मनोज? फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो फोटो सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए मनोज। फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट इन्वॉल्व दोनों ही होते हैं, पर जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो सिस्टम सेकंड होता है, पीएस सेकंड। और इस पीएस सेकंड के अंदर मैग्नीज मेटल होता है भाई, ठीक है, मैग्नीज मेटल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है भाई मनोज। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर मैग्नीज मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है सर। बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन्स कैसे बना, जो पोलर एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन समझा दीजिए शिवम भाई। देख तुझे लिपिड्स की स्ट्रक्चर देखी होगी,
तो ये लिपिड्स की अगर स्ट्रक्चर देखी होगी तो कुछ इस टाइप की होती है। बीच में तो क्या होते हैं, यहाँ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे ये हाइड्रोकार्बन्स कुछ कॉन्जुगेटेड हो गए, कुछ नॉन कॉन्जुगेटेड हो गए, ठीक है। और जो पार्ट लिपिड्स का एंड होता है, यहाँ बहुत सारे कार्बन होते हैं जो नॉन पोलर पार्ट, और एंड में क्या होता है, कोई आपके पास लिंकेजिंग होता है, जैसे एस्टर लिंकेजिंग हो गई, ठीक है, जैसे ये C2H5 ये एस्टर बन गया, या फॉस्फेट हो गया, एस्टर हो गया, इस टाइप से, ठीक है। ये आपके पास जैसे इस टाइप का हो गया। तो ये जो एंड होता है किसी भी लिपिड्स का, ये एंड जो होता है, इससे क्या हो गया, पोलर पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। और जो ये बीच का जो पार्ट होता है, ये जो होता है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है भाई, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। तो यहां जो बाइलेयर बनती है वो लिपिड से बनती है। तो लिपिड का एक तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसको नॉन पोलर पार्ट कहेंगे। तो इनका जो इंटरेक्शन होगा तो इससे तो हाइड्रोफोबिक लेयर बन जाएगी, और जो एंड होता है ये आपका क्या है, पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट। और ये जो पोलर पार्ट होगा तो इसकी ये इससे कौन से इंटरेक्शन कहेंगे, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहेंगे, जो वाटर लविंग होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पोलर पार्ट। और पोलर पार्ट से कौन सी इंटरेक्शन होंगे, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होंगे, मतलब एक पोलर पार्ट दूसरे पोलर पार्ट के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, तो उससे एक और लेयर बन जाएगी, तो दो लेयर बन जाएगी। उसी लेयर को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। जिसने पूछा था भाई, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहां मैंने कहा थे हम, आयनोफोर की बात करें, मैंने कहा जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ऐसे ही आयंस का ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक आयनोफोर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस आयनोफोर में क्या होता है, उस आयनोफोर में होता क्या है, बस आपसे क्या कहेगा कि ये मेटल दे देगा, और उसमें एक आपके पास मैच ऑफ दी फॉलोइंग करवाएगा, एक टेबल बना कर दे देगा और कहेगा भाई इस टेबल को मैच करो कि कौन सा किसके लिए करेक्ट होगा। तो वहां आपको पास ध्यान रखना है कि जैसे मेरे पास पोटेशियम आयन है, तो उस पोटेशियम आयन के साथ कौन बाइंड होता है, कौन सी, जैसे आपके पास अभी तक आपने पढ़ी पोरफायरिन रिंग पढ़ी थी, कोरिन रिंग पढ़ी थी, क्लोरीन रिंग पढ़ी थी, ऐसे ही आपके पास और भी कई सारी रिंग होते हैं जिसके साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन बाइंड होते हैं। तो वो बस आपसे पूछ लेगा कि यहाँ कौन सा मेटल इसके साथ बाइंड होता है। तो ये जो आयनोफोर होता है ये भी ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का ही, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस स्पेशली हार्ड केटायंस, स्पेशली हार्ड केटायन, ठीक है। जो हार्ड केटायंस होते हैं उनका यहाँ स्पेशली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो किसी ना किसी रिंग के साथ बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपसे कहेगा कि भाई ये पोटेशियम आयन किसके लिए करेक्ट होगा, तो वहां आपके को लिखा होगा टेबल की दूसरी तरफ, वहां जैसे वेलिनोमाइसिन लिख देगा, ठीक है, सेलिनोमाइसिन लिखेगा। तो आपसे मैच करना है इस पोटेशियम के साथ, कि यहां ध्यान रखना है वेलिनोमाइसिन, सेलिनोमाइसिन, इनके साथ कौन बाइंड होता है, पोटेशियम आयन बाइंड होता है। दूसरा एक कैल्शियम +2 भी होता है, ये किसके साथ बाइंड होता है, आइनोमाइसिन, आइनोमाइसिन और कैलमोडुलिन के साथ, आइनोमाइसिन और कैलमोडुलिन के साथ बाइंड होता है। तीसरा यहां जैसे आपके पास NH4 पॉजिटिव होगा, ये किसके साथ बाइंड होगा, ये नॉन एक्टिन के साथ, नॉन एक्टिन के साथ बाइंड होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां आपके पास आयरन +2 और आयरन +3 होगा, तो ये किसके साथ बाइंड होंगे, इंटरबेक्टिन के साथ, इंटरबेक्टिन के साथ। तो ये ध्यान रखना है, जैसे आपके एक तरफ लिख देगा इस टाइप से, जैसे वेलिनोमाइसिन लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या लिख देगा, एक आपके पास नॉन एक्टिन लिख देगा। जैसे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में बना देता हूं इसको, ठीक है। जैसे आइनोमाइसिन लिख दिया, ठीक है, ये 3 लिख देगा और कहेगा कि मैच करो। तो यहाँ आपके पास इस तरफ लिख देगा, पोटेशियम बना देगा। यहाँ आपके पास क्या बना देगा, कैल्शियम +2 लिख देगा, जैसे यहाँ लिख दिया कैल्शियम +2, और यहाँ आपके पास क्या लिख देगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इनसे मैच करवाना होगा। तो हमें पता है वेलिनोमाइसिन किसके साथ बाइंड होता है, पोटेशियम के साथ, तो ये मैच कर देंगे। नॉन एक्टिन किसके साथ बाइंड होता है, यहाँ NH4 पॉजिटिव के साथ,
तो यहाँ हमें NH4 पॉजिटिव को बाइंड कर देगा। और आइनोमाइसिन किसके साथ बाइंड होता है, कैल्शियम +2 के साथ, तो इसके साथ बाइंड कर देंगे। तो इस टाइप से आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये आइनो4 की कुछ बातें थी। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बचता है, वो कौन सा होगा, मेटल इन मेडिसिन। मेटल इन मेडिसिन। देखो मेटल इन मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं, मेटल इन मेडिसिन की अगर बात करूं, तो यहां होता क्या है मेटल इन मेडिसिन के अंदर, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे हमें जो भी बायो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा वही बातें पढ़ेंगे। बायो इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने कहा था कि किसी भी यहाँ लिविंग सिस्टम के अंदर मेटल का क्या रोल है उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वही बात करनी है कि मेडिसिन जो है उसके अंदर कौन कौन से मेटल यूज होते हैं। जैसे किसी डिजीज में कोई मेटल की वजह से हो जाए, या फिर किसी के ट्रीटमेंट के लिए कोई मेटल यूज किया जाए, तो जो भी वहाँ कॉमन चीजें हैं वो चीजें हमें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो विल्सन डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्सिस ऑफ कॉपर मेटल, एक्सिस ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। तो ये जो विल्सन डिजीज हुई, तो आपसे कह देगा बताओ विल्सन डिजीज के में किस वजह से होता है, तो किसकी वजह से, कॉपर मेटल की एक्सिस की वजह से। ऐसे आपके पास यहां जैसे सिस्प्लेटिन होता है, तो उसमें आपसे कह देगा कि बताओ इस सिस्प्लेटिन के अंदर कौन सा मेटल होता है। जैसे सिस्प्लेटिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लेटिनम होता है, 2 क्लोरीन होते हैं सिस4 में और 2 अमोनिया जुड़े होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए होती है, सिस्प्लेटिन होता है, जो किसके लिए यूज होता है, एंटी कैंसर एजेंट के लिए, एंटी कैंसर एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है सिस्प्लेटिन के लिए कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, प्लेटिनम मेटल प्रेजेंट होता है। तीसरा यहां जैसे आपके पास पूछ लेगा कार्बोप्लेटिन, ये भी क्या होता है भाई, एंटी कैंसर एजेंट होता है। ये भी क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है। यहां पर भी क्या होती है, प्लेटिनम मेटल होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। और इस साइड में आपके पास दो, आपके पास यहाँ ऑक्सीजन और एक रिंग बनी होती है, 2 क्लोरीन की जगह एक ये आपके पास रिंग आ जाती है, और इसे बोला जाता है कार्बोप्लेटिन। इसमें भी कौन सा मेटल होता है, प्लेटिनम। तो आपसे कहेगा कि कार्बोप्लेटिन के लिए कौन सा मेटल होता है, या एंटी कैंसर एजेंट के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, तो वो कौन सा होता है, प्लेटिनम मेटल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास MRI एजेंट होगा। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है, गैडोलिनियम Gd+3, गैडोलिनियम मेटल यूज होता है, Gd+3, ठीक है। ऐसे आपके पास हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन के लिए लिथियम का सोल्ट लिया जाता है, Li2CO3, इसके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, लिथियम का सोल्ट लिया जाता है, Li2CO3। तो आपसे कह देगा कि बताओ हाइपरटेंशन या डिप्रेशन के लिए किसका, उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका सोल्ट लिया जाता है, तो कौन से मेटल का होगा, वो लिथियम मेटल का सोल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें कौन सा, बिस्मिथ+3 यूज किया जाता है, एक्सिस ऑफ बिस्मिथ+3 होता है। बिस्मिथ प्लस, गैस्ट्रिक अल्सर एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो वो किसकी वजह से होता है, बिस्मिथ की वजह से होता है, बिस्मिथ+3 की वजह से। तो आपसे पूछ लेगा गैस्ट्रिक अल्सर किसकी वजह से होता है, तो बिस्मिथ मेटल की वजह से होगा, ठीक है। ऐसे आपके पास सिड्रोसिस होगा, तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये एक्सिस ऑफ आयरन, एक्सिस ऑफ आयरन की वजह से होता है। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, पूछेगा एंटी एर्थ्रिट्स पूछेगा, एंटी आर्थ्रिट्स। तो ये आपके पास ध्यान रखना है, सोल्ट ऑफ एयू की वजह से होता है, सोल्ट ऑफ एयू की वजह से होता है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल किस में यूज होता है। तो आपसे डायरेक्ट कहेगा जैसे सिड्रोसिस में, सिड्रोसिस होता है तो किसकी, कौन से मेटल की वजह से होता है, तो कौन से मेटल की वजह से होता है, एक्सिस ऑफ आयरन की वजह से होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक रहता है टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड खोल देता हूं, उसमें आपको समझा देता हूं स्लाइड से कि यहाँ कौन कौन से क्या क्या चीजें होती है किस टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स के अंदर।
ठीक है, एक बार वो देखना है वो पीडीएफ। देखो यहाँ इधर ध्यान है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स। तो अब देखो टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स की अगर बात करें, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, तो टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स हमारा क्या होगा यहाँ, देखो टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स में होता क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी एंजाइम है, जैसे मैं एक सिंपल एंजाइम की बात करता हूँ, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हो गया, तो उसमें क्या होता है, जिंक मेटल होता है और उसकी जिंक के साथ क्या जुड़ी होती है, या एलएडीएच मेटल एंजाइम ले लेते हैं, एलएडीएच, तो उसके साथ क्या होता है, इसमें भी जिंक मेटल होता है और इसके साथ दो सिस्टीन यूनिट जुड़ी रहती है, दो सिस्टीन यूनिट जुड़ी रहती है एलएडीएच मेटल एंजाइम के साथ, और एक क्या जुड़ी होती है यहाँ स्टडीन और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स में क्या होते हैं, जैसे आपके पास लेड हो गया, मरकरी हो गया, या आपके पास इस टाइप से कैडमियम हो गया, नीचे यहाँ इसमें में आगे क्या लिखा हुआ है, कैडमियम मिलेगा आपके पास, लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, इस टाइप की मेटल्स आएंगे, इस जिंक मेटल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, मतलब यहाँ से इस मेटल को हटा देंगे और इसकी जगह कौन आ जाएगा, कैडमियम मेटल आकर के ना, जो भी मेटल होंगे जो ये आपके पास जो होते हैं, लेड हो गया या मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये हाईली टॉक्सिक मेटल होते हैं और ये आकर के इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस कौन से मेटल आयन को रिप्लेसिबल कौन सा होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जिंक मेटल आयन को, जिंक +2 मेटल को रिप्लेस करता है। ये जो भी ये मेटल होते हैं टॉक्सिक मेटल, ये क्या करते हैं, जिंक मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो ये एंजाइम काम कर रहा था वो काम करना बंद कर देता है।
वो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जिंक मेटल होता है तभी ये एंजाइम की तरह काम करेगा। और जब ये जैसे इसके पास कोई टॉक्सिक मेटल आ जाएगा, लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, इस टाइप से आएगा, तो ये जो मेटल जो काम कर रहा था वो बंद कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये मेटल आकर के बाइंड होता है, जैसे लेड मेटल है, ये आकर के जिंक को रिप्लेस करके और बाइंड होता है। ये सबसे पहले इसके साथ लिगेंड अब कौन से बाइंड होते हैं, तो लिगेंड ध्यान रखना जो भी सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन होती है, सल्फर कंटेनिंग जो प्रोटीन होंगी, सल्फर कंटेनिंग जो प्रोटीन होती है वो आकर के इन टॉक्सिक मेटल के साथ बाइंड होते हैं, मतलब इनके साथ हाईली सेंसिटिव होते हैं। हाईली क्या होंगे, सेंसिटिव हो गए, इनके साथ इजीली बाइंड हो जाते हैं। सबसे हाईली यहाँ बाइंड होते हैं, जैसे आपके पास सिस्टीन ही हो गया। ये सिस्टीन जो होगा वो इस जिंक के साथ, इस लेड के साथ हुआ, मरकरी के साथ हुआ या कैडमियम के साथ हुआ, इजीली इनके साथ आकर के बाइंड हो जाते हैं और ये एंजाइम जो काम करता है वो बंद कर देता है। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि सल्फर एसएच कंटेनिंग जो एंजाइम होते हैं वो इसके साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास दो टाइप के ये जो टॉक्सिक मेटल होंगे, दो टाइप के मिल सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक मिल सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ हाईली टॉक्सिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। जैसे आपके पास लेड C2H5 का होल 4 हो गया, तो यहाँ C2H5 क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5 इथाइल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो जैसे ही इसके साथ, इन मेटल्स के साथ कोई ऑर्गेनिक लिगेंड आकर के जुड़ जाता है तो ये उससे भी ज्यादा और ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब हाईली टॉक्सिसिटी रखते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिसिटी। इनके साथ लिगेंड कौन सा बाइंड होता है, सिस्टीन के साथ ये सबसे हाईली सेंसिटिव होता है, या मैं कहूँ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स के साथ ये इजीली यहाँ बाइंड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तीसरी चीज, यहाँ जिंक जो मेटल आयन होता है उसको रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब इजीली जिंक को क्या कर देते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो ये बातें होंगी। जैसे आपके पास देखो मरकरी है तो CH3Hg+ हो गया, CH3Hg+ हो गया, या CH3 का होल ट्वाइस Hg+2 हो गया। तो ये जो मेटल आयन है ये सभी के सभी, अगर लिगेंड कौन सा है, ऑर्गेनिक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हाईली क्या होंगे, टॉक्सिक होंगे। अगर इनऑर्गेनिक जुड़ा हुआ है तो इनऑर्गेनिक के साथ, जैसे आपके पास HgX2 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया HgX2। तो ये, और एक आपसे पास जैसे कह दिया गया HgCH3 का होल ट्वाइस। इन दोनों में कह दिया जाए हाईली टॉक्सिक कौन है, तो हाईली टॉक्सिक जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं वो हाईली टॉक्सिक। अब इनके लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, कि इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है। इनके ट्रीटमेंट के लिए चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। जैसे चिलेटिंग एजेंट आपका EDTA हो गया, जैसे ये EDTA हो गया, ठीक है, यहाँ बेल हो गया, डीपेंसिलेमिन हो गया। तो ये सभी के सभी इसके ट्रीटमेंट के लिए है, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। या आपके पास जैसे मरकरी आएगा, इसके नीचे जस्ट है, ये पूरी जो स्लाइड होगी वो अपलोड कर दी जाएगी, एक बार इसको पढ़ के देख लेना है। ठीक है, पूरा पेज है ये, तो इस पेज को एक बार पढ़ लेना है और सारी बातें देख लेना है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ आपके पास जो भी चिलेटिंग एजेंट है, जैसे EDTA हो गया, बेल हो गया, डीपेंसिलेमिन हो गया, इस टाइप के। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, एक बार देख लेना है। ठीक है, तो यही हमारा बायोइनऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके जितने भी असाइनमेंट है और प्रीवियस ईयर नेट और गेट की है, प्रीवियस ईयर नेट और गेट का आपको अपलोड कर दिया गया है, तो वो आपको एक बार सोल्व करके देख लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बायोइनऑर्गेनिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय।